एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट पास किया है, या कहें एक ऑर्डर भी कहें। एक तरह से अपनी एक राय रखी है। वो राय एक ऐसी राय है जो दुनिया में आज तक किसी देश ने किसी अदालत में ऐसी चीज नहीं कही है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी सेना है, उसे सरहद की वो सिर्फ सरहद की निगरानी करे, देश की रक्षा करे, जिसके लिए वो है भी। जाहिर सी बात है, सेना किसी भी देश की रक्षा के लिए ही होती है। बिजनेस ना करे, कारोबार ना करे। अब ये सुन के बड़ा ही अटपटा सा लगता है कि भाई, किसी भी देश की जो सेना होती है वो देश की रक्षा के लिए होती है, हिफाजत के लिए होती है, सरहदों की निगरानी करती है। कारोबार ना करें, यह एक अजीब नहीं लगता आपको? सुन के अजीब लगेगा ही। अगर कोई किसी भी देश की सेना है, वो दाल चावल घी मंजन कपड़े गैस प्लॉट घर सीमेंट ये सारी चीजें बेचने लगे और इसका कारोबार करे, तो कैसा लगेगा सुनकर? भाई, तुम आर्मी में हो, तुम्हारा काम कुछ और है, या क्या तुम व्यापारी का काम कर रहे हो? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूं ही नहीं कहा। आप इसे जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तानी आर्मी की जो उनका जो नेटवर्थ है, उसकी जो पूरी कमाई है, उनका जो सब कुछ है, वो हमारे देश के अंबानी और अडानी की टोटल प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। अब अडानी और अंबानी एशिया और दुनिया के टॉप में आते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा मिलकर पाकिस्तानी आर्मी के पास पैसे कहां से? पहला। दूसरा सवाल, क्यों हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते इतने खराब रहते हैं? इसके पीछे कौन? वहां की सरकार या आर्मी? 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। इनमें से एक तरह से कह सकते हैं कि 5 डिसेंट या 5 दशक या 50 साल से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान पर रूल किया। इस दौरान में 29 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए। किसी ने अपना टर्नओवर कार्यकाल पूरा नहीं किया। क्यों? पाकिस्तान के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर या तो मार दिए गए, या उनके रहस्यमय मौत हो गई, कैद हो गए, फांसी दे दी गई, या देश छोड़कर चले गए। देश छोड़कर उनको भगा दिया गया। क्यों? यह सारे क्यों और बिजनेस, इन सारी चीजों के सवाल के जवाब आज के इस कहानी के जरिए आपको देने की कोशिश करता हूँ। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस वक्त यह हुआ कि भाई, धर्म के नाम पर जो जिधर जाना चाहे, जिधर रहना चाहे, बहुत सारे लोग इधर पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए। यह तो हुआ लोगों का बंटवारा। और भी चीजों का बंटवारा हुआ था जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तब पूरे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यह सब जो है एक ही देश था। इन सभी की आर्मी भी एक ही थी, मिलिट्री यह थी। तभी भी बंटवारा के बाद आर्मी का भी बंटवारा होगा। और होगा तो कैसे होगा? बहुत सारी इंडस्ट्री थी, बहुत सारे जिससे देश चल रहा था, तो उस इंडस्ट्री का बंटवारा कैसे होगा? कि पूरे देश में एक ही बैंक था, जो हमारे आज भी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पाकिस्तान की तरफ भी था। उनका बंटवारा कैसे होगा? तो बाकायदा इसके लिए भी वो पाकिस्तान की तरफ से इसके लिए भी अंग्रेजों के साथ मिलकर बैठक हुई, बातचीत हुई, और फिर यह तय हुआ कि पाकिस्तान जब अलग देश बना, तो उसको कुल मिलिट्री जितना भी सब मिलाकर थी हमारे आर्मी सेना में, उसका 33% पाकिस्तान को दे देंगे। और वह दे दी जाएगी और पाकिस्तान उसको ऑन करेगा। बाकी के हमारे देश में, अपने भारत के हिस्से में आए। फिर आया कि टोटल रेवेन्यू उस वक्त हमारी कितनी, हमारे पास जो खजाने थे, जो पैसे थे, उनमें से कितने पैसे, जो हर देश के पास होता है, तो रेवेन्यू कितना है। इसमें हुआ ये कि टोटल जो है, उसका टोटल रेवेन्यू जो है, उसका 17% पाकिस्तान को दे देंगे। जब 47 में पूरे देश में हमारी जो बाउंड्री थी अलग अलग, तो उसमें से ये हुआ कि 34 इंडस्ट्री पाकिस्तान के हिस्से में आएगी, 921 इंडस्ट्री हमारे हिस्से में। तो 34 इंडस्ट्री, 33% आर्मी, पूरा हिस्सा पाकिस्तान को 17% रेवेन्यू पर यह सारी चीजें दे दी गई।
फिर यह हुआ कि हमारे उस वक्त के खजाने में कैश कितना है, जो हर देश का एक अपना होता है जिससे हम सब बाहर की चीजें को खरीदते हैं। उस वक्त 1947 में 400 करोड़ रुपए थे हमारे खजाने में। बाकी तो ये लोग जो होते उन अंग्रेजों का जो था वो लूट उट के चले गए थे। इन 400 करोड़ रुपए में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिया जाए। 75 करोड़, उनमें से भी 20 करोड़ रुपए 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को दे दिया गया था। बाकी जो बचे थे 55 करोड़ रुपए वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देने थे। तो ये तो सब आजादी और उसके इलाके के हिसाब से बंटवारा हो गया। लोगों के अलावा अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अब पाकिस्तान को अलग अलग मिलिट्री मिल गई, अलग इंडस्ट्री मिल गई, रेवेन्यू मिल गया, कैश भी मिल गया। उनको मिल गया था 75 करोड़, जिसमें से 20 करोड़ दे भी दिए गए थे। और जो बाकी का उनका था वो अभी देना था। 15 अगस्त को दे दिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान के सामने चुनौती यह थी कि जो हमारे सामने भी थी, रिफ्यूजी की बाढ़ आ गई थी, उनको बसाना, फिर बाकी सारी चीजों को रोकना। बहुत पैसे की जरूरत थी। तो जो इंडिया ने सोचा था कि बाकी के 55 करोड़ रुपए दे देंगे। लेकिन हुआ यह कि उसी दौरान में पाकिस्तान की अब नजर कश्मीर पे पड़ गई। और उन्होंने काबुल और इसके जरिए पाकिस्तान में जो अपनी आर्मी थी उनकी 33 सदी उनके हिस्से में आई थी। 33% आर्मी उनके हिस्से में आई थी। उनको साथ लिया और कहा गया वो कश्मीर भी अपने कब्जे में कर लेंगे। लड़ाई जो पैसे हमने दिए थे उनके हिस्से में तो उन्होंने हथियार खरीदने पर खर्च कर दिए। और अपने वेलफेयर और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो खैर वो कश्मीर में फिर उनको वहां से बाहर किया गया, मारपीट के भगाया गया। इस गुस्से में उनको बाकी के जो 55 करोड़ रुपए भारत सरकार को देने थे, भारत सरकार ने उस वक्त नेहरू प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने देने से मना कर दिया। लेकिन फिर गांधी जी बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, वादा किया है तो उनको बाकी के पैसे दे दो। गांधी जी के फिर समझौते के बाद पाकिस्तान को बाकी के 55 करोड़ रुपए भी दे दिए गए। चलो जाओ, तुम अपना जो करना है करो। यहाँ से पाकिस्तान अपना एक नया देश अपने आप को कि भाई विकसित करे, डेवलपमेंट करे, इंडिया अपना करे। पर मजबूरी यह थी कि पाकिस्तान के पास जिन्ना के अलावा कोई ऐसा लीडर ही नहीं था। और हमारी खुशनसीबी यह थी कि इंडिया के पास गांधी जी, नेहरू, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल और ना जाने कितने ऐसे लीडर थे जो मजबूत, जिनकी एक सोच, एक विजन था। तो हुआ ये कि भाई देश तो आजाद हो गया, अंग्रेजों को तो भगा दिया गया। अब चलो हम लोग कुछ अपना डेवलपमेंट का काम करें। तो इंडिया डेवलपमेंट के काम में लग गया। लेकिन पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई भी देश चलता है अपने होम प्रोडक्शन पे, क्या उसके पास प्रोडक्ट कर सकते हैं, कितना आप खेती बाड़ी, बाकी फैक्ट्री और एयरपोर्ट से, क्योंकि उससे पैसे आते हैं। अब पाकिस्तान का ये कि प्रोडक्शन के नाम पे कुछ है ही नहीं, उनका ध्यान भी नहीं दिया उन्होंने। कुछ चीजें कर सकते थे और एयरपोर्ट कुछ ऐसी चीजें नहीं थी कि बाहर से कोई देश खरीदे और उनको फॉरेन करेंसी मिले। और सबसे बड़ी चीज यह भी था कि 33% जो पाकिस्तान को आर्मी मिली थी, उन आर्मी को लगा कि यार, क्योंकि सारे पैसे और रेवेन्यू उन्होंने अपने पास रखा, जब जिन्ना की मौत हो गई तो आर्मी ही वो दबाव में आई, क्योंकि 33% शुरू से वो थी। धीरे धीरे अब पाकिस्तान यूं ही चलता रहा। साल 1964 आ गया और 1964 में वो एक कहानी लिखी जो आज भी जारी है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान कंगाल है। 1964 में पाकिस्तानी आर्मी ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट। और उसके जरिए यह किया कि बेसिक चीजें जो होती है इंसान के रोजमर्रा के इस्तेमाल की, उन्होंने उस ट्रस्ट के नाम पर खुद बेचना शुरू कर दिया। मतलब मार्केट पर कंट्रोल। अब आर्मी का जो काम होता है लड़ना, देश की हिफाजत करना, उत्तर बिजनेस में वो उतर गए। और बिजनेस में भी ऐसे उतरे कि सब कुछ फ्री का, जमीन भी फ्री का मिल रहा है, रेट भी अपने हिसाब से, कानून भी अपने हिसाब से बना रहे हैं। और यह सिलसिला 64 में पहले चला। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इसके बाद 71 में जंग हुआ, जिसमें पाकिस्तान को और कमजोर कर दिया। अब पाकिस्तान की जो सरकार थी, जो भी आती, वो आर्मी के दबाव में अपने शुरू से जो उनको मिला था 33%, वो पावरफुल थे। फिर भी उस वक्त पाकिस्तान के हालात थोड़े ठीक थे बनस्बत। अब अचानक हुआ ये कि अफगानिस्तान में यूएसआर तब हुआ करता था, सोवियत संघ, उसने अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। अब अफगानिस्तान
ऐसा इलाका था जो पाकिस्तान से लगता था। उस वक्त दुनिया में दो ही सुपर पावर थे, एक अमेरिका और एक सोवियत रूस, जिसको कहते थे यूएसआर। अब तो रूस जो कि इस एरिया में अमेरिका को एक ऐसा दोस्त चाहिए था जो रूस को रोके। और अफगानिस्तान में अमेरिका का कुछ भी जो झंडा बुलंद हो, अमेरिका बहुत चालाक देश है। वह आम तौर पर डायरेक्ट किसी देश को अपने देश में अपनी सेना को भेज के जंग नहीं लड़ता है। उसे मालूम है बहुत खर्चा होगा, लोग मरेंगे, वहां सवाल पूछे जाएंगे, कई चीजें होती है, डिफेंस में बहुत खर्चा होता है। तो अमेरिका ज्यादातर आप देखे होंगे जो शैडो वह लड़ता है, मतलब परछाई खुद नहीं लड़ेगा, दूसरों को आगे कर देगा, या फिर उसी देश में विद्रोहियों के गुट को तैयार कर देगा, उन्हें ट्रेनिंग देगा, हथियार देगा, कहेगा तुम लड़ो। लेकिन अब ये सब करने के लिए कोई जगह तो चाहिए था। अब ट्रेनिंग भी दोगे तो अफगानिस्तान में जब यूएसआर घुसा तो अमेरिका की नजर पाकिस्तान पे पड़ी। पाकिस्तान भी यह देख ही रहा था कि यूएसआर की दोस्ती इंडिया से ज्यादा है, पाकिस्तान से कम है। तो उसे अमेरिका की तरफ से देखना पड़ा मजबूरी। अब अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम तुमको पैसे दे देंगे, तुम एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर जब तुम्हारी जमीन को इस्तेमाल करेंगे, तुम जो अफगानिस्तान में ये जो मुजाहिदीन है और जो कबाइली, इनको ट्रेन करो और ये लड़ेंगे यूएसआर से। अब पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है। पाकिस्तान को अमेरिका ने खुलकर ऐड देने शुरू कर दिया। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता वो देश है जो एड और लोन इन्हीं पर चल रहा है। अब उस वक्त खूब पैसे आए। अब पैसे आए तो ट्रेनिंग सब मिल रही है, पाकिस्तानी आर्मी और मालामाल हो गई। जितने ऐड आते थे अमेरिका देता था हथियार खरीदने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। उसमें से कुछ हिस्सा वो डालते, अपने पास रख लेता और खूब ऐश करते। पाकिस्तान की जो सरकार और जीती हुई जो भी उनके नुमाइंदे होते थे, उनके तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो ऐड से पाकिस्तानी आर्मी का भला हो रहा था। अब यह खूब चला उस वक्त, लेकिन इत्तेफाक से 1989 में अफगानिस्तान वाली जंग खत्म हो गई। अब पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। जो ऐड मिल रहा था अमेरिका ने, अब वह दिया ही नहीं, क्योंकि अब उन्हें जरूरत ही नहीं थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान सोच रहा है क्या करूं। इसी दौरान में जब यह चीज हुई, जब ऐड कम हो रहा था, पाकिस्तान की माली हालात नवासी के बाद इतनी अचानक से खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि बिलियन ऑफ डॉलर अर्थ मिला करता था, वो सारी चीजें बंद। क्या करें, लेकिन पाकिस्तान का किस्मत ने साथ दिया। 91 हो गया अमेरिका में, अब उनके पीछे अलकायदा का नाम आया, ओसामा बिन लादेन। अब अमेरिका ने फिर पाकिस्तान का पीठ थपथपाया, कहा कि कोई नहीं, हम तुम्हें फिर पैसे देंगे, तुम जरा अलकायदा को खत्म करने में हमारी मदद करो। अब फिर से ऐड मिलने लगा, पाकिस्तान खुद, आर्मी खुद, और उसके बाद वो लड़ रहे। जब तक पाकिस्तान की जो आवाम थी उस वक्त यूएसआर थी, तब भी अब अलकायदा थी, तब भी वो कहते थे कि तुम अफगानिस्तानियों से मत लड़ो, क्योंकि वह भी मुसलमान है भाई, भाई भाई हैं, भाई को क्यों मार रहे हो। लेकिन आर्मी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। जो होता था, ना हिंदू ना मुसलमान, यह सब बेकार की बात पाकिस्तानी आर्मी के लिए। सिर्फ पैसा ही था सब कुछ। मजहब, धर्म, सब कुछ तो अलकायदा के लिए थे। पैसे मिलने लगे, लेकिन हुआ यह कि बाद में फजीहत इतनी हुई कि वह जिसके लिए अमेरिका पैसा दे रहा है, अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, वह पाकिस्तान में ही मारा गया, एटाबाद में। अब जब लादेन मारा गया, उसके बाद जो मुल्ला उमर, वो पाकिस्तान के हॉस्पिटल में मरा। तो उसके बाद यह हुआ, अलकायदा खत्म। अब पाकिस्तान की फिर से कंगाली शुरू। अमेरिका ने पैसे देने बंद कर दिए गए। एक जमाने में करीब 400 बिलियन तक जो देता था, वो 55 बिलियन पर आकर रुक गया। अब पाकिस्तान कहे कि क्या करूं, ऐसे ही देश चल रहा अभी तक तरक्की, और जैसे हम लोग, हमारा देश कर रहा था इधर की चीज से तरक्की, पाकिस्तान सोचा ही नहीं था। तब दोबारा जो बंद पाकिस्तान को लगा कि यार क्या करें, चीन भी चतुर है, उसको देखा कि इंडिया से तो बनती ही नहीं है हमारी। तब पाकिस्तान ने चीन की तरफ देखा, लगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब चीन ने उससे कहा कि माए बाप मदद करो। चीन ने कहा भी कि ठीक है, उसको पावर प्लांट और बनाना शुरू कर दिया। अब ऐड देना शुरू कर दिया। उधर चीन ऐसे किसी को फ्री में पैसा तो देता नहीं है, तो जिसको भी पैसे देता, अगर वो लोन नहीं लौटाता तो उसके जमीन के टुकड़े पर कब्जा कर लेता। श्रीलंका में भी यही हुआ, पाकिस्तान में भी वो एक सिपक योजना का जिस पर काम कर रहा था, उस पर भी अनंत पाकिस्तान के जो पावर सप्लाई है ज्यादातर चीन कर रहा है।
पर चीन कर्जा भी देता पाकिस्तान को इस शर्त के साथ कि जो कर्जा दे रहा है वो वहां पर बनेगा, चाहे वो पावर प्लांट बने या कुछ और हाईवे बने वो बनाएंगे। हमारी चीनी इंजीनियर, चीनी मजदूर आएंगे, चीनी सामान ही लगाएंगे। और एक तरफ पैसा दे रहा है, दूसरी तरफ अपना मेन पावर अपनी ही कंपनी को ठेका दे रहा है। जाते ठेका दिए जा रहे थे, उन्हें ही पैसे कमा लेते, पूरा वसूल हो गया। लेकिन जो कर्जा दिया हुआ तो वो वहीं का वहीं, इंटरेस्ट अब भी वैसे का वैसे ही। पाकिस्तान को फर्क भी नहीं मिल रहा था, मिल भी रहा था तब चीन की तरफ चला गया। अब सारी चीजें चलती रही। पाकिस्तान एक ऐड है जो कि अब उसी के ऊपर डिपार्टमेंट रहा और इसी वजह से जब पाकिस्तान में कोई चुनी हुई मजबूत सरकार आती और जैसे ही भारत के साथ रिश्ते की बात करती, पाकिस्तानी आर्मी अचानक से एक्टिव हो जाती, क्योंकि उसे पता था कि पूरा जो है सब कुछ चल रहा है वो इंडिया और कश्मीर के नाम पे ही। अगर रिश्ते ही अच्छे हो गए तो पाकिस्तानी आर्मी को इनकी जरूरत पड़ेगी कहाँ, तो फिर से उनकी सारी कमाई बंद हो जाएगी। और कमाई बंद हो जाएगी तो फिर वो वैसे के वैसे हो जाएंगे। आप अभी भी नोट कीजिएगा कि जब जब पाकिस्तान के किसी नेता ने भारत के साथ रिश्ते बनाने, बेहतर बनाने की पहल की, तब तब पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों के जरिए भारत में हमले करवाए। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पाकिस्तान जो 2008 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आए थे, उस वक्त रिश्ते खराब थे लेकिन बातचीत हुई, लगा कि अब रिश्ते बदलेंगे, ठीक होंगे, इसीलिए फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आए थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली आए उसके फौरन बाद मुंबई अटैक हो गया। 26/11/2016 में अपने नरेंद्र मोदी सीधे अचानक पाकिस्तान पहुंचे। लाहौर नवाज शरीफ की फैमिली में किसी की शादी थी और उन्हें लगा कि अब रिश्ते सुधरेंगे इंडिया पाकिस्तान में। लेकिन हफ्ता भर के अंदर पठानकोट पर अटैक हो गया। जो आसिफ अली जरदारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वीर भुट्टो के हस्बैंड, पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट, एक बार उन्होंने यह कह दिया कि जब वो प्रेसिडेंट थे तब जब भी हम इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधारें, अगर कभी ऐसे बुरे हालात होते हैं तो हम यह वादा करते हैं कि पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। जैसे ही उन्होंने यह बयान दिया, जैसे मोहम्मद ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, फिर रिश्ते खराब। 1999 याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी अपने बहुत सारे लोगों को लेकर के लाहौर गए थे। नवाज शरीफ तब प्राइम मिनिस्टर थे और बड़ी उनकी मीडिया में सुर्खी आई थी और उस वक्त वाकई लगा था कि रिश्ते बहुत बेहतर होगा। 1999 में जैसे ही वाजपेयी साहब वहां गए, लौटे, परवेज मुशर्रफ ने कारगिल वार कर दिया। नवाज शरीफ को ही पता नहीं कि यह पाकिस्तान का इतिहास है कि जब जब जिस जिस नेता ने पाकिस्तान के भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने की बनाने की कोशिश की, पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकवादी संगठनों के जरिए या फिर कारगिल जैसे वार करके रिश्तों को बर्बाद कर दिया। अब ये रिश्ते पाकिस्तान क्यों बर्बाद करता और पाकिस्तान कंगाल क्यों हो रहा है, आपको पूरे डेटे के जरिए अभी जानकारी मिल गई होगी। आई होप कि वीडियो में जानकारी आपको मिल गई होगी कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बयानबाजी क्यों दी थी, जो पूरे दुनिया में आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बयानबाजी आज तक नहीं की है। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।